बोर्स मॉडल बोर्स मॉडल वाज गिवन बाय नील्स बोर। नील्स बोर ने दिया था इसे 1913 में। तो इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? इसका मेन पर्पस था टू रिमूव द डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो जो भी रदरफोर्ड मॉडल की डिमेरिट्स है उसे ओवरकम करने के लिए या रिमूव करने के लिए। टू ओवरकम या रिमूव द डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए बोर्ड्स ने मॉडल दिया था। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। तो पहली चीज ये हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्स मॉडल का। अब इसके पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो एटम होता है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट है न्यूक्लियस और सेकंड आता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये एटम के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियस और सेकंड अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, न्यूक्लियस एंड outermost part of nucleus in which electron revolves। सेकेंड क्या था, उसने कहा कि जो सर्कुलर पाथ होता है, ये क्या होता है? ऐसा सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ होता है, तो इस सर्कुलर पाथ को जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल या फिर शेल, तीनों एक ही नाम है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या सेल। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, यानी जैसे ये है तो इसे कहेंगे ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ को। तो सेकंड पॉइंट था। थर्ड उसने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है कि द ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज नॉर गेन, neither lose nor gain its energy, neither lose nor gain its energy। तो कहता है जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसमें जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट है। स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ना अपनी एनर्जी को लूज करेगा, नाइदर लूज इट्स एनर्जी नॉर गेन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का मतलब फिक्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ है कि इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज नॉर गेन इट्स एनर्जी व्हाइल इट इज रिवॉल्विंग। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जबकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो लोगों ने यही कहा, साइंटिस्ट ने, कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी एनर्जी खत्म करेगा, और लूज करेगा तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसने बोला ऐसा है ही नहीं, और इसमें 10⁻⁻2 लगेगा केवल डिस्ट्रॉय होने में, लेकिन एटम तो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है, एटम तो स्टेबल है। तो फिर उसकी डिमेरिट्स को बोर्स ने क्या कहा, बोर्स ने कहा कि ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, किसकी एनर्जी है, ऑर्बिट की। जिस ऑर्बिट में उसे रखोगे वही उसकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वही एनर्जी हो जाएगी जिस ऑर्बिट में उसे रखोगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ना तो अपनी एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो अपनी एनर्जी है ही नहीं ना, वो किसकी एनर्जी है, ऑर्बिट की। जैसे स्टूडेंट है, उसकी एनर्जी नहीं है, बल्कि लेवल किसका है, क्लास का। अगर उसे 12th में रखेंगे तो 12th का हो जाएगा, 10th में रखोगे तो 10th का हो जाएगा, 5 में रखोगे तो 5 का हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है,
क्लास की, जिस क्लास में उससे रखोगे वही उसका लेवल हो जाएगा। तो ऐसे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, ऑर्बिट की, जिस ऑर्बिट में रखोगे वही उसकी एनर्जी हो जाएगी। और मैंने आपको कल इसके फॉर्मूले बताए थे, 3 फॉर्मूले कि एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हर एक Yes. ऑर्बिट के लिए उसने एनर्जी निकालने का तरीका भी बताया था। आया समझ में? Yes, sir. अब यहाँ से वो कहता है कि जो ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, इसको कैसे डेजिग्नेटेड करेंगे, के एल एम एन से, या फिर 1 2 3 4। जैसे मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, इसके पहले के, फिर उसके बाहर एल, फिर उसके बाहर एम, फिर उसके बाहर एन। तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, तो उसको डेजिग्नेटेड करेंगे के एल एम एन से, यानी 1 2 3 4 से। अब एनर्जी उसने कहा कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी जो सबसे दूर होगा, यानी एन की एनर्जी ज्यादा है, फिर एम की, फिर एल की, सबसे कम है के की। ठीक है, तो उसका लॉजिक क्या है, फॉर्मूले अप्लाई करके देखो, E इज इक्वल टू -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू भी 1, तो इसको यहाँ पे रखोगे तो आंसर आ जाएगा -1312। ठीक है, एनर्जी फर्स्ट के लिए। अब मैंने कहा सेकंड के लिए बताओ, तो -1312 अपॉन सेकंड का मतलब 2 2 जा 4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 3 जा 12, 4 3 जा नहीं 3 2 जा जाएगा, Sir, 4 4 2s are. 8, Yes, फिर sir. 32 और हो गया, फिर 8 8 जा. जा Yes, किलो sir. जूल। अब बताओ इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की या सेकंड की? Sir, first वाले की. नहीं, sir, second फर्स्ट, वाले की. हाँ सेकंड की, क्योंकि माइनस है Yes. ना, तो माइनस में Yes, sir. अपोजिट हो जाता है। तो कहता है जैसे ही फर्स्ट के बाद सेकंड में गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर थर्ड में जाएगा तो और ज्यादा एनर्जी हो तो और जाएगी। बढ़. हाँ, Okay, तो sir. ऐसे ही जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये Okay, sir. था उसका पोस्टुलेट। क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट उसने बोला कि जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसकी तो है ही नहीं एनर्जी, लेकिन जिस ऑर्बिटल में भी घूम रहा है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर में, एक में फिक्स्ड होगी लेकिन डिफरेंट होगी डिफरेंट के लिए, डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑर्बिट। अगर अलग अलग ऑर्बिट होगी तो क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, और अगर सेम होगा तो उसमें सेम होगी, डिफरेंट ऑर्बिट। आया समझ में? जैसे मैंने कहा फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए एनर्जी सेम होगी, फर्स्ट के लिए एनर्जी सेम होगी, लेकिन मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी तो अलग हो जाएगी। लेकिन सेकंड के लिए Okay. सबकी सेम होगी, लेकिन अगर मैंने कहा थर्ड, तो थर्ड के लिए अलग हो जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. एक पर्टिकुलर के लिए फिक्स होगी, लेकिन डिफरेंट के लिए, डिफरेंट ऑर्बिट के लिए एनर्जी डिफरेंट होगी, तो उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड। तो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्वांटाइज होती है। ठीक, Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है इसमें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर मैंने कहा एन इज इक्वल टू 1 है, इसको यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा, एच अपॉन 2 पाई। अगर मैंने कहा एन इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, h/पाई। यानी कि इसमें भी वही हो रहा है जैसे एनर्जी में हुआ। तो उसने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। यानी जैसे फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए सबकी वैल्यू सेम होगी, फर्स्ट के लिए सबकी कितनी वैल्यू होगी, h/2 पाई। लेकिन मैंने कहा सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या होगा, h/पाई। तो सेकंड के सबके लिए सेम होगी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अलग अलग होगा। फिर थर्ड के लिए बोलेंगे, तो थर्ड के लिए 3h/2 पाई। तो थर्ड के लिए सबके लिए सेम हो गए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग हो गए।
यानी डिफरेंट ऑर्बिट के लिए डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, लेकिन सेम ऑर्बिट के लिए सेम एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए एक वर्ड आता है क्वांटाइज्ड। समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। यस सर। सर अब इधर इसके बाद एच क्या है? एच है प्लैंक कांस्टेंट। ओके ओके। प्लैंक कांस्टेंट एच। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वो कहता है ग्राउंड स्टेट, यानी जो लोवेस्ट एनर्जी होती है किसी भी कंपाउंड की उसे कहते हैं उसका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल, जिसका सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट। जैसे ये है तो ये सबसे लोवेस्ट है उसकी, तो उसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट। अब जैसे आपने क्या किया, इसको लाइट सप्लाई करे या हीट सप्लाई करे, एनर्जी सप्लाई करे, तो जैसे एनर्जी दोगे आप या लाइट पास आउट कराओगे तो ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके बाद करने के बाद जब से E1 है तो ये सेकंड में चले जाएगा, ये N1 है N2 में, तो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड हो जाता है, तो इसको कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जम करके हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, लोअर से हायर में। ठीक है, तो उसे कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब क्या होगा देखो, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, ये फिर क्या करता है? एनर्जी लूज करता है। आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपको जो लाइट चमकती दिखती है वो इसी वजह से दिखती है कि पहले लाइट आपने इसमें डाली, इलेक्ट्रॉन हायर में जम कर गए, थोड़ी देर में फिर ये वापस आएंगे, तो ये लाइट को, एनर्जी को निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ठीक, तो इस वजह से हमें क्या होता है, कोई भी चीज चमकती हुई दिखती है, तो उसका रीजन ये है। तो समझ में आइए, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और ये एनर्जी वाला लाइट। यस सर। तो ये इसके पोस्टुलेट फिनिश हो गए। तो पोस्टुलेट में इतने ही पोस्टुलेट हैं इसके पास। अब आता है इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और एक है इसने दो चीजों को और बताया था, साइज का, वेलोसिटी, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। तो ये हम इसके एडवांटेज में करते हैं। तो एडवांटेज या यूजफुल में क्या, देखो सबसे पहला है इसमें, एडवांटेज ही लिख देते हैं, एडवांटेज पहला है कि इसने कौन सी डिमेरिट दूर करी थी? स्टेबिलिटी वाले, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जो रदरफोर्ड था उसमें क्या था, वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी निकलेगी और एक टाइम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट में, क्योंकि इस ऑर्बिट में ना तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी, ना तो एनर्जी को लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है इस ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, गिरेगा ही नहीं वो। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, देखो क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा आपको, क्लास की वैल्यू होती है, स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है। जिस क्लास में भी रखेंगे वो उसी क्लास का हो जाएगा। अगर किसी को उठा के 12th में रख दोगे तो 12th स्टैंडर्ड, किसी को 10th में रख दोगे तो 10th स्टैंडर्ड, 11th में रखोगे 11th में, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी, क्लास की है। तो ऐसे वो कहता है, और इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, जिस ऑर्बिट में हम रखेंगे वही उसकी एनर्जी हो जाएगी। तभी तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि ये n ऑर्बिट के लिए, तो 5 ऑर्बिट के लिए अलग एनर्जी, 6 में अलग एनर्जी। ठीक है, तो ये जो आइडिया दिया इसने स्टेशनरी ऑर्बिट का, यहां से स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हुआ। आया समझ में? यस सर। दूसरा उसने स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बताया, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो उस समय हाइड्रोजन को कोई, स्पेक्ट्रम को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था।
यानी उसके स्पेक्ट्रम को जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन और द कंपाउंड हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इसका, द कंपाउंड हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। ही एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक कंपाउंड विच कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सेकंड? यस सर। और थर्ड पॉइंट उसने कहा कि कोई भी लाइट है तो उस लाइट की हम फ्रीक्वेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सपोज करो ये थर्ड पॉइंट है कि टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो सपोज करो इसकी एनर्जी E1 है, शुरू में N1 था, आपने यहाँ से लाइट दी, लाइट जैसी पड़ी इस पे, ये हायर में पहुंच गया E में, एनर्जी हो गई E2, तो चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ E2 माइनस E1। ठीक है, अब देखो प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था, E इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू था। किसके अकॉर्डिंग? प्लैंक के अकॉर्डिंग, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे E की जगह पे एच न्यू लिख लो, इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब देखो सपोज मैंने कहा स्टार्टिंग में 50 जूल है, लाइट एब्जॉर्ब करके ये कितना हो गया, 100 जूल हो गया। तो आप निकाल लोगे कि जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो आप तुरंत बता दोगे कि इसकी, जो ये लाइट मैंने दी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आ जाएगा ये समझ में? जो यस इंसिडेंट सर। लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाला, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। चेंज कितना हुआ, जैसे पहले 50 जूल है, बाद में 100 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 100 माइनस 50 हो गया, तो E2 माइनस E1। अब प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू लिख दिया हमने, तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो यहां से आप कह रहा है, वो कह रहा है आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो। अब ऐसे क्या निकालना, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए भी उसने यही कहा कि डेल इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब क्या होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लेमडा, तो इसे चेंज कर देंगे एस सी अपॉन लेमडा, क्योंकि हमें तो वेवलेंथ चाहिए, तो यहाँ पे वेवलेंथ लिख दो, एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे यहाँ, तो क्या होगा, लेमडा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी, ये अपॉन में चले जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन E2 माइनस E1। तो ये क्या है, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो आप, और इससे पहले फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो आप। क्लियर? यस सर। तो ये है इसका थर्ड। अब इसके अलावा आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बताया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी हो गया, और रेडियस का फॉर्मूला बताया था 0.529, क्या था इसमें आगे, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस। किसी का साइज बताना हो, किसी की स्पीड बतानी हो, तो ये सब किससे आ जाएगा, बोर्स मॉडल से आ जाएगा। तो ये बुक में आपके पास तीन ही है। ठीक, तो ये भी आपका एडवांटेज भी फिनिश हो गया। ओके इस में देखो कोई प्रॉब्लम, एडवांटेज एंड पोस्टुलेट्स। नो सर। नो। अब आता है इसका डिमेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो डिमेरिट्स में पहला है, अब इसको याद करना है आपने। ठीक है, डीमेरिट, ये सारी चीजें जो टॉपिक चलते जाएंगे इसको याद भी करना है साथ साथ। डीमेरिट्स में आता है, तो डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है स्पेक्ट्रम ऑफ,
स्पेक्ट्रम देखो, स्पेक्ट्रम उसने किसके बारे में बताया था? 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ explain the spectrum of hydrogen or hydrogen like compound means which contain 1 electron, compound या element which contain 1 electron। ठीक है, जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा या हाइड्रोजन है, इसके स्पेक्ट्रम को उसने क्या किया? इजिली एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो एलिमेंट क्या थे? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट containing multi-electron, तो he could not explain multi-electron, तो उसका स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। he could not explain the spectrum of the element having multi-electron, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया वो, केवल एक के स्पेक्ट्रम को बता पाया वो। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। आया समझ में? फर्स्ट उसने स्पेक्ट्रम के बारे में किसके बारे में यस बताया? सर। केवल जो हाइड्रोजन एलिमेंट के पास की। हाइड्रोजन है या जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके ओके पास सर। एक से ज्यादा हो गया, 2 3, उनके नहीं जैसे बता पाए। हीलियम है, लिथियम है, उसके बारे में नहीं बता पाया। ओके ठीक है, सर। अब इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन में आपको कंफ्यूज कर देगा वो। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखना, He+, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2+, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3+, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना इसका। मैं कहूंगा हीलियम, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम प्लस में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिथियम 2+ में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन बुक में क्या लिखा होगा? He+, Li2+, Be3+। तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 3 निकाल दिया इसने, 1 ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसके ओके स्पेक्ट्रम सर। को उसने बता दिया। लेकिन मल्टी वाले के पास जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसका हो गया पहला डिमेरिट्स। ठीक है, अब इसमें आता है सेकंड डिमेरिट्स। सेकंड डिमेरिट्स में उसने कहा कि अगर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जो, अब इसको भी बता दिया, चलो तुमने, अच्छी बात है। लेकिन जब हम इसको भी क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन पावर इंस्ट्रूमेंट से, हाई रेजोल्यूशन पावर इंस्ट्रूमेंट से। तो क्या हो रहा है? इसमें भी नंबर ऑफ लाइंस है। क्या है? नंबर ऑफ लाइंस। तो इसमें बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही, जैसे आपको ये दिखा। लेकिन अगर आपने हाई पावर से देख रहे हो तो इसमें भी क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगी। ठीक है, छोटी छोटी सी लाइन हो जाएंगी। तो ये उसको भी क्या नहीं कर पाया? एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइंस, एक को तो बता दिया उसने, लेकिन जैसे हमने इसको हाई रेजोल्यूशन से देखा तो हमें दिखेगा ये, तो इसमें दिखेंगे बहुत सारे लाइंस हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, तो बाद में फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तब इसके बताए 5 सीरीज होती है इसमें, तो फिर 5 लाइंस आएंगे। वो बाद में डिस्कवर करके हुआ, लेकिन बोर्ड्स नहीं बता पाया उसे। तीसरा है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट को क्या नहीं कर पाया वो? कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, जीमैन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है, अगर आपने स्पेक्ट्रम को कहाँ पे रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस, तो ये नंबर ऑफ लाइंस में ब्रेक डाउन हुआ। तो ये क्यों हुआ? तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? जी मैन, सॉरी, ये रदरफोर्ड, सॉरी, बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या है इसकी डिफाइन? कि व्हेन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट स्प्लिट अप इनटू नंबर ऑफ लाइंस। ही कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट और द रीजन इन विच द स्पेक्ट्रम ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ लाइंस। तो नहीं बता पाए कि क्यों टूट रहा है, ये क्यों टूटा।
तो उसे कहते हैं जीमैन इफेक्ट का। फोर्थ में आता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क ने भी वही किया जो जीमैन ने किया, बस फील्ड चेंज कर दिया। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, उसने क्या किया था मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्क ने क्या, चलो मैं क्या करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ। उसने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड, इसने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसने स्पेक्ट्रम रख के देखा, तो फिर देखा उसने रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि ये भी क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइंस में टूट गया। तो वो जो था कौन, बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, कि ऐसा क्यों टूट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में भी टूट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा वहां भी टूट गया, तो इसका रीजन क्या है, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। नंबर 5 पॉइंट आता है कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट उसके बाद आया था, तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कि डी ब्रोगली क्या कहता है, कोई भी मैटर होता है उसके दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेव करेक्टर एंड पार्टिकल करेक्टर, इसे कहते हैं डुअल नेचर। तो ये उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका रीजन क्या था, जो बोर्स था वो ये मानता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर है। लेकिन ये मॉडर्न आ गया, तो मॉडर्न में क्या हुआ, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दोनों करेक्टर शो करता है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। इसीलिए ये फेल हो गया, क्योंकि इसका मानना क्या था, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का, लेकिन बाद में पता चला है तो वेव नेचर भी शो करता है। तो जितने भी मॉडर्न यानी क्वांटम इसमें आया क्वांटम थ्योरी में, यानी केमिस्ट्री में जो क्वांटम पार्ट है इसका, उसमें ये माना गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव करेक्टर भी है और पार्टिकल भी है। तो इसीलिए बोर्ड्स क्या हुआ यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि वो तो क्या मानता था, पार्टिकल ही मानता था, तो कहाँ से एक्सप्लेन कर पाएगा वो। तो इसीलिए वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसी सेम क्या है हाइजेनबर्ग का, हाइजेनबर्ग को भी नहीं बता पाया वो, क्योंकि हाइजेनबर्ग उसके बाद आया था। तो हाइजेन प्रिंसिपल, तो वो हाइजेनबर्ग के भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं बता पाया। तो हाइजेनबर्ग ने भी यही कहा, अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को आप एक टाइम पे नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक, मतलब ये अनसर्टेन है। तो जब अनसर्टेन है तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन कैसा करेक्टर है, वेव करेक्टर है, तभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर पार्टिकल होता तो पार्टिकल को तो आराम से हम मेजर कर लेते। ठीक है, तो इसने भी यही बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर होता है, पार्टिकल करेक्टर भी होता है लेकिन वेव भी होता है। और बोर्स ने, क्योंकि बोर्स ने पहली चीज बताई थी, तो उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे पास इतनी, ठीक है, डेवलपमेंट था नहीं, तो इसीलिए बोर्स नहीं बता पाया। तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन। नेक्स्ट आता है कि अभी मैंने बताया कि बोर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि पार्टिकल नेचर है, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर है। लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया तो इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसीलिए यहाँ पे फेल हो गया। 8 है कि ये ही कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का शेप होता है कैसा होता है उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं दे पाया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी जो एटम होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये, इट इज 3 डायमेंशनल। जो एटम होता है वो एक्चुअल में 3 डायमेंशनल होता है, जबकि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या था कि 2 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे भी फेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जो कौन नहीं बता पाया, बोर्ड्स नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये इसकी डिमेरिट्स में। जैसे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स ने पता नहीं कब लॉ दे दिया, लेकिन अभी भी वो लॉ क्या है, वैलिड है, वो कई जगह पे आप लगाओगे तो चलेगा वो। या कुलाम्स ने जो लॉ दिया, जो बहुत पहले लॉ आ गए हैं, आइंस्टाइन ने जो लॉ दिए, तो बहुत पहले लॉ आ गए, लेकिन अभी भी जो चीज हो रही है तो फॉलो करते हैं। तो जो बोर्स मॉडल था ये क्यों नहीं कर रहा है फॉलो। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था, एक तो 2D का मान रहा था ये, जबकि अब तो 3D का जमाना है, तो 3D है, एटम 3 डायमेंशनल था, जबकि बोर्ड्स क्या कह रहा था 2D है।
वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है, जबकि है क्या, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों। तो इसीलिए बोर्ड्स कई चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो ये डीमेरिट समझ में आ गई। यस सर। तो ये डीमेरिट्स भी आपके फिनिश हो गए। तो बोर्ड्स मॉडल आपका फिनिश हो गया। ओके सर। ठीक है। तो अब इसमें आता है एक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उसे भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कितनी लाइंस होती है, देखो इसमें होती हैं 8 लाइंस, दिखा सकते हो आप, 9 लाइंस होती है। यह है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं बंद करके, इसको हाइड्रोजन गैस रखते हैं, हीटिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो इसके बेस पे क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग लाइंस डिस्कवर की, जो मैंने अभी भी बताया था कि जो क्या था, बोर्स था, बोर्स भी उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलकर उसे फिर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इसे एक्सप्लेन किया था। तो अपने नाम से उन्होंने इस सीरीज का नाम रख दिया। ठीक है, तो पहले वाली सीरीज है पास्चन सीरीज। तो ये हो गया N1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लाइमन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जम करेगा और फर्स्ट में आ जाएगा, तो उसे कहेंगे लाइमन सीरीज। क्योंकि उसने डिस्कवर किया था, तो अपने नाम से क्या करेगा, वो उस सीरीज का नाम रखेगा। तो इसलिए इसने इस सीरीज का नाम रख दिया लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा, लेकिन कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट में। तो उस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, और ये किस रीजन में आप स्टडी करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। फिर उसने कहा सेकंड 2 में आ जाए। ठीक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा 2 में आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहीं से भी 2 में आ गया, इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक, बाल्मर सीरीज होगा अगर कहीं से भी 2 में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं, ये किस में आएगा, विजिबल में। तो विजिबल मतलब जो दिखाई देता है, तो यही एक ऐसी रीजन है जो दिखाई देगा। इसके बाद कहीं से भी आएगा थर्ड में, तो उसके लिए तीसरा साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम था पाश्चन। तो इसके नाम पर थर्ड वन इज पाश्चन सीरीज। तो उसी के नाम से इसका नाम रख दिया पाश्चन सीरीज। तभी तो नंबर ऑफ लाइंस दिखाई दे रहे थे, जिसको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बोर्ड्स। अब इसके बाद देखो फोर्थ में आता है 1, 2, 3 एंड 4, इसे कहते हैं पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। और लास्ट में आता है जब कहीं से भी आएगा और कहाँ जाएगा, 5 में, तो इसे कहते हैं, सॉरी फोर्थ वाला था ब्रैकेट और फिफ्थ वाला है पी फंड, ब्रैकेट सीरीज, और लास्ट है पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, तो ये 5 सीरीज हैं हाइड्रोजन के। अब देखो विजिबल के बाद तीनों के तीनों इंफ्रारेड, 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 तीनों जगह पे इंफ्रारेड में ऑब्जर्व होगा। केवल पहला वाला अल्ट्रावायलेट में, दूसरा विजिबल में, बाकी तीनों इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, और लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट। बाल्मर मींस इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू सेकंड ऑर्बिट। पाश्चन में इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू थर्ड ऑर्बिट, यानी थर्ड से ऊपर ही होना चाहिए और थर्ड में आ जाए। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू फोर्थ ऑर्बिट, और पी फंड में इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू फिफ्थ ऑर्बिट, इज कॉल्ड पी फंड सीरीज। इट इज ऑब्जर्व इन इंफ्रारेड रीजन। तो 3 होते इंफ्रारेड में, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। और बाल्मर होता है विजिबल में। तो ओनली वन सीरीज इज विजिबल एंड दैट इज बाल्मर, और लास्ट वन इज लाइमन सीरीज। तो बताओ क्लियर हुआ, ये पूरा आपका जो क्या है आपके पास बोर्ड्स मॉडल का पूरा कंप्लीट हो गया। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनिश।
अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है तो आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, ठीक है? ओके सर। ज्वाइन सेम आईडी।